Hello students, here Dr. Jyotsna Sharma explaining you about last part of chapter Sexual Reproduction in Plants. We were studying about pollination, different agents of pollination and how actually pollen grain falls over the stigma. There are certain processes of pollen pistil interaction also. Actually pollen पहले एडहीजन होता है पोलन का स्टिग्मा के ऊपर, देन पोलन हाइड्रेशन क्योंकि पोलन को मॉइस्चर चाहिए टू जर्मिनेट, उसके बाद पोलन जर्मिनेट करता है थ्रू अ जर्म ट्यूब और पोलन ट्यूब which enters through stigma in the style and finally it enters the ovule. So in this figure you can check this is the mature pollen grain having two sperm nuclei and tube nucleus, and how these two male gametes or pollen spore cells they do double fertilization. लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पोलन जर्मिनेशन का देखिए कि अगर आपको लैब में इट्स एन लैब एक्टिविटी आल्सो इन क्लास 12 कि आप वी कैन टेक पोलन्स फ्रॉम चिकपी फ्रॉम बाल्सम एंड विंका ऑन अ ग्लास स्लाइड और पुट अ ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन 10% ऑफ शुगर सोल्यूशन ताकि वो जो इंटाइन है वो जर्म पोर से ग्रो करके आ सके ताकि पोलन को प्रॉपर हाइड्रेशन मिले जिससे जर्म ट्यूब ग्रो कर सके. So after about 15 to 20 minutes observe slide under low power lens of microscope you will see that pollen tubes they are coming out of the pollen grain. अच्छा इसमें आप लोग थोड़ा सा और कर सकते हैं. कई बार क्या है कि अगर विंटर्स में हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेम्परेचर लो होता है तो इन दैट केस you can incubate also at normal temperature room temperature in the incubator और उसके बाद for hardly 10 to 15 minutes और उसके बाद आप माइक्रोस्कोप में देखिए तो ऐसा डायग्राम आपको ऐसा फिगर नजर आता है. Then one more process is there artificial hybridization. Artificial hybridization में क्या होता है कि we have to remove hybrids बनाने के लिए remove anthers with forceps. That process is known as emasculation. Then cover with butter paper bag to prevent contamination of stigma with unwanted pollen grains, that is known as bagging. Then dusting of pollen from selected male plant on stigma when it attains receptivity, that is known as pollination. So if female parent produces unisexual flowers then there is no need of emasculation. So after pollination bagging and tagging is done. So you can see from here जैसे इसमें आप देखो कि ये वाला प्लांट जो है इस केस में अगर हम इसके ये एंथर्स रिमूव कर देते हैं फोर्सेप्स से तो ये होता है इमेस्कुलेशन. और फिर एक और मेल प्लांट जिसको हम बोलते हैं वहां से पोलन लिया और इसके ऊपर डस्ट कर देते हैं तो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इट इज डन मैनुअली. सो ये एंथर्स का रिमूवल बताया गया और ऐसे करके बटर पेपर जो है उनकी बैगिंग और टैग पे हम लिखते हैं कि जब हमने हाइब्रिड बनाना कि मेल प्लांट कौन सा लिया फीमेल प्लांट कौन सा लिया किस डेट में हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था और कौन सी डेट में पॉलिनेशन किया उससे हमें मेच्योरिटी डेट्स का जो है एस्टिमेट कर सकते हैं. सो इन अनदर फिगर एक बार से जैसे मैं आपको पूरा रीकैप बता सकती हूँ इसमें कि जैसे स्टार्टिंग में क्या है हियर वी आर हैविंग दिस स्टेमन. सो स्टेमन इज हैविंग एंथर का जब टीएस हम लेते हैं देन देयर आर एक्चुअली पोलन सैक्स 4 पोलन सैक्स आर देयर. इनसाइड पोलन सैक्स यू विल ऑब्जर्व that microsporangium और microspore mother cells है एक जैसे उसमें मियोसिस 1 हुआ मियोसिस 2 हुआ और माइक्रोस्पोर्स आ गए और 4 माइक्रोस्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं. सो इनसाइड 1 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर यू कैन ऑब्जर्व 1 पोलन ट्यूब एंड 2 स्पर्म न्यूक्लियाई. और नेक्स्ट क्या होता है जब ये पोलन जिसके अंदर पोलन ट्यूब है स्पर्म न्यूक्लियर ट्यूब न्यूक्लियस है ये स्टिग्मा पे फॉल करता है स्टाइल से ये एम्ब्रियो सैक में जाता है और फिर फ्यूजन होगा. सो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन कि हाउ डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. नाउ अभी तक जैसे हमने आपको बताया कि पोलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म न्यूक्लियाई आर देयर एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस. ट्यूब न्यूक्लियस का काम तो यह है कि ट्यूब की ग्रोथ करवाना और इसको एंटर करवाना जिसमें क्या है एंटर में एक और यहाँ पे होता है दैट इज एम्ब्रियो सैक में फाइलीफॉर्म एपरेटस. सो फाइलीफॉर्म एपरेटस के हेल्प से ये जो पोलन ट्यूब है इसके दोनों न्यूक्लियाई जो है वो एम्ब्रियो सैक में जाते हैं. सो हियर देयर इज रिलीज ऑफ 2 स्पर्म सेल. नो इनमें से क्या है रिलीज ऑफ 2 स्पर्म सेल्स दिस ब्लू कलर्ड इन दिस. सो वन ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियाइज इट फ्यूजेस विद द पोलर बॉडी और द पोलर न्यूक्लियाई.
तो ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। एंड अनदर वन फ्यूजेस विद द एग, बिकॉज यहाँ पे एग एपरेटस है, टू सिनर्जिड्स आर देयर, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब जो है दैट इज थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, नॉट थ्रू द चिलाजल एंड। सो माइक्रोपाइलर एंड के पास एग एपरेटस है, वन ऑफ द this sperm nuclei fuses with egg and forms zygote. So the picture is clear from here. So triploid जो होता है, so one of the sperm nuclei which fuses with polar nuclei that in future forms endosperm. And here the another this sperm nuclei when fuses with the egg, then it forms zygote. So these are the steps. First, the release of two male gametes from pollen tube into cytoplasm of synergids. Then fusion of one male gamete with egg cell called syngamy and zygote 2n, that is diploid, which develops into embryo. Then fusion of second male gamete with polar nuclei of the central cell to form primary endosperm nucleus 3n, that is triploid. As syngamy and triple fusion occurs, triple fusion हम इसको बोलते हैं जहाँ पे तीन न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। सो सिनगैमी एक फ्यूजन हो गया, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बना, सो बोथ अक्कर इन एम्ब्रियो सेल, सो द फिनोमिनन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड सेंट्रल सेल विद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल which develops finally into endosperm. Now next is regarding development of endosperm, development of embryo, then maturation of ovule into seed and maturation of ovary into fruit. उसमें एंडोस्पर्म का आपको पता है, एंडोस्पर्म बेसिकली क्या करता है, एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले होता है। सो इट्स डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दैट इज न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल। इन न्यूक्लियर एक्चुअली माइटोटिक डिविजन्स होती हैं जिसमें जो इसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं है, दैट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगर हम कोकोनट की एग्जांपल लेते हैं तो कोकोनट वाटर इज हैविंग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वाइट कर्नल जो उसका वाइट वाला पार्ट है दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एंड मेनली आई टोल्ड यू दैट ये फूड प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो एंडोस्पर्म समटाइम्स इज completely utilized by embryo before seed formation. So such type of seed is non-albuminous, for example pea, groundnut and beans. लेकिन in some seeds it remains till maturation of seed, so till seeds, because it is utilized for seed germination, such seeds are known as albuminous, like in castor and coconut. Next is regarding embryo development. So embryo development, ये तो यहाँ से पेन से तो एंडोस्पर्म बन गया, सेल्यूलर और न्यूक्लियर और हेलोबियल। सेल्यूलर में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जिनमें दोनों होती है उनको हेलोबियल कहते हैं। लेकिन अब आया बात एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, जिससे रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होती है, जिससे पहले ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, फिर ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद ये एक कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाता है। इसमें ये वाला पार्ट जो नेक वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर, और इतने पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है विच इज बिलो सस्पेंसर दैट इज रेडिकल विच इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म रूट्स, एंड इसके नीचे वाला पार्ट जो है जिसमें ये एम्ब्रियोनिल एक्सिस जो है खत्म होती है दैट इज प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल का क्या होता है, जो स्टेम बनाता है, और ये दोनों पार्ट हैं उसके कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स भी क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। Next is regarding this, you can see a typical dicot embryo and this is a monocot embryo. Dicot में जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, रूट कैप इज देयर, रेडिकल इज देयर, हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल कहाँ पर पोर्शन होता है, जो रेडिकल के नेक्स्ट होता है। देन इसके बाद प्ल्यूम्यूल है एंड टू कॉटिलेडन्स आते हैं। ना अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट में, मोनोकॉट में भी क्या है, मोनोकॉट में ये नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये रेडिकल है विच इज कवर्ड बाय दिस रूट कैप, और रूट को जो बनाता है टिश्यू दैट इज कोलियोराइजा। और ये सिंगल कॉटिलेडन जो है उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, और जहाँ पे जो शूट का फॉर्म बनाना है जिस टिश्यू ने दैट इज कोलेटाइल, और ये सिंगल पार्ट जो है रिड्यूस्ड सा कॉटिलेडन दैट इज एपीब्लास्ट। सो कोलियोराइजा जो है वो रेडिकल बनाता है, जहाँ पे ये एपिकोटाइल होता है रेडिकल के लिए, हाइपोकोटाइल फॉर प्ल्यूम्यूल, हियर कोलियोटाइल जो होता है फॉर
formation of this tissue is required for formation of plumule. नेक्स्ट आता है कैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है. सीड वी नो दिस इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बिकॉज ओव्यूल सीड बनाता है. दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट. अगर सीड में देखें देयर आर 3 पार्ट्स इन सीड, सीड कोट, कोटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. देन इंटेगुमेंट्स सीड कोट्स को बोलते हैं जो सीड कवरिंग होती है. जो इंटेगुमेंट्स है एम्ब्रियो सैक की वो सीड कोट बनाते हैं. सीड कैन बी एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस. एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस जो सीड फॉर्मेशन तक कंज्यूम हो जाता है. कुछ सीड्स में क्या होता है रेमिनेंट्स, कुछ पार्ट न्यूसेलस का बच जाता है, रह जाता है. सच सीड्स आर नोन एज पेरिस्पर्म, फॉर एग्जांपल इन बीटरूट एंड ब्लैक पेपर. नाउ अबाउट सीड. सीड में अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसमें एक पोर होता है जो माइक्रोपाइल वाला था एंड एज अ पोर सीड में रह जाता है, क्योंकि जब आप सीड को भिगोते हो पानी में तो वो स्वेल हो जाते हैं. उसी पोर के थ्रू एक्चुअली एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर occurs inside seed during germination. As seed matures, water content is reduced and seeds become dry, 10 to 15% moisture by mass. So metabolic activity of embryo slows down. Embryo enters into a state of inactivity called as dormancy, and on favorable condition, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, it helps in germination of seed. ये स्ट्रक्चर अगेन इसका अगर देखें मोनोकॉट सीड का, तो मोनोकॉट सीड में ये एंडोस्पर्म पार्ट है, ये स्क्यूटेलम, देन कोलेटाइल, प्लूम्यूल, कोलेराइजा, रेडिकल. और सेम सीड में अगर आप देखते हो इसमें सीड कोट है, ये एंडोस्पर्म है और ये एम्ब्रियो पार्ट है. दिस इज डाइकॉट सीड. सो डाइकॉट सीड में भी क्या है, डाइकॉट सीड के अंदर ये कॉमन बीन का लिया है, तो ये इसमें एम्ब्रियोनिक शूट है, ये दोनों साइड पे कॉटिलिडन्स है, देन बाहर इसके आ जाता है सीड कोट. नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट. ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट करती है, और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं डीजेनरेट अगर हो जाते हैं देन इट इज नोन एज ट्रू फ्रूट. बट सम टाइम थैलेमस पार्ट ऑफ द ओवरी इट डेवलप्स इनटू फ्रूट. सच फ्रूट फॉल्स, फ्रूट बोलते हैं उनको, और एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू नट में होता है. So ovary wall turns into fruit wall, which is also known as pericarp. When fruit develops without fertilization, जहाँ पे fertilization के बिना ही fruit बनता है जैसे बनाना, that is parthenocarpy. Or it can also be induced by application of growth hormones, and such fruits are seedless. Next, what is the importance of seeds? अगर seeds की हमें importance देखनी है तो सीड्स अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि नई नई हैबिटेट में ये विंड के थ्रू भी नियर जोग्राफिकल एरिया में जाते हैं, वहाँ पे इनके अंदर फूड रिजर्व्स होते हैं तब तक ये नरिशमेंट मिलती रहती है, और बाद में फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट को मिलती है नरिशमेंट. इनके हार्ड सीड कोट जो होता है वो यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं. सीड्स दे आर एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इसमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं विच ब्रिंग्स वेरिएशन. देन डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ सीड जो है that can help them to store them for a longer duration, जैसे years तक आप उसको रख सकते हैं. Like viability of seed जो है that depends upon from 6 months to years and several years. Like oldest अगर हम देखें lupine architects है excavated from tundra where seed germination and flowering occurs after 10,000 years of dormancy. Means lupine जो है, lupine का जो सीड है वो 10,000 years की dormancy के बाद germinate किया. Similarly, Phoenix dactylifera, that is a date palm seeds, they become viable after 2,000 years of King Herod's palace near Dead Sea. So you can understand from this that जो seed है वो कितना important होता है वेरिएशन लाने के लिए भी. वो डॉर्मेंट होने का मतलब ये नहीं है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है फॉर फ्यू टाइम, वो उस तरह से अभी टेम्परेरी स्टेज में आता है, जो 6 मंथ से लेके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो है वो वायबिलिटी मेंटेन कर सकता है, बट उसके लिए उसको डोरमेंसी पीरियड में जाना पड़ता है. थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2-3 more topics like polyembryony and apomixis that will be covered in my next lecture. Thank you.